सो वेलकम टू अनदर मोस्ट डिमांडिंग वीडियो जहाँ पे हम एक क्विक रिकैप देखेंगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, तो देर आर 5 पिलर्स ऑफ ऊप्स। ठीक है, वो होता है एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस। तो ये 5 पिलर है क्या, वन बाय वन एक क्विक रिकैप के जरिए हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, सो इनकैप्सुलेशन मीन्स व्हाट, द बंडलिंग ऑफ योर डेटा and methods that operate on the data into single unit, that is called as encapsulation। इसका मतलब जो आपका डेटा होगा और उस डेटा के ऊपर काम करने वाली जो मेथड होगी उसको एक सिंगल यूनिट में रखेंगे हम, विच इज आवर क्लास। ठीक है, तो क्रिएटिंग योर क्लास, defining your data variable, okay, and creating methods which using that data, ठीक है, विच यूजिंग दैट वेरिएबल, दीज आर कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपका जो वेरिएबल डिफाइन किया है उसको आप एक्सेस प्रोवाइडर दे सकते हो। एक्सेस प्रोवाइडर मीन्स उसको आप पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दे सकते हो उसको। प्राइवेट अगर दे दिया तो इसका स्कोप सिर्फ लिमिटेड टू दिस क्लास ओनली। पब्लिक अगर होगा सो दिस कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, सेकेंड पार्ट, दिस इज ऑल अबाउट इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो सेकेंड होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स योर ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड, ये हायरार्की हो गया। ठीक है, वन क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, दैट इज शेयरिंग योर प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट टू योर चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, is based on the concept of object which is contains data and code. Java is strongly object oriented language. Inheritance allow class to inherit property and behavior method from the another class। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तीन क्लास हम बनाएंगे, एक शॉर्ट में एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ये तीन क्लास बन गई, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है, तो ये हो गई ग्रैंड पेरेंट, ये पेरेंट और ये चाइल्ड। सो ग्रैंड पेरेंट एंड पेरेंट एंड चाइल्ड। ठीक है, तो पेरेंट इज एक्सटेंडिंग ग्रैंड पेरेंट, चाइल्ड इज एक्सटेंडिंग पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी मेथड्स ग्रैंड पेरेंट में प्रेजेंट है विच कैन बी एक्सेसिबल इन पेरेंट्स, पेरेंट क्लास, एंड जो भी मेथड पेरेंट क्लास में एक्सेसिबल है वो हम एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में भी, बिकॉज आवर चाइल्ड इज ऑल्सो एक्सटेंडेड आवर पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे चाइल्ड का, तो चाइल्ड कैन एक्सेस methods which are present in parent, also methods which are present in grandparent। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ये चाइल्ड क्लास, ये ग्रैंड पेरेंट और ये पेरेंट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिख लेते हैं पहले। सी, तो ग्रैंड पेरेंट के पास दो प्रॉपर्टीज है, चाइल्ड के पास आ, तीन प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और यहाँ पे पेरेंट के, सॉरी, पेरेंट के पास तीन प्रॉपर्टी है और चाइल्ड के पास एक प्रॉपर्टी है विच इज स्कूल। ठीक है, स्कूल एंड प्ले, टू दो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, चाइल्ड कैन एक्सेस स्कूल मेथड विच इज हिज ओन मेथड present in his own class। Okay, similarly child has extended parent। Okay, so child can also access methods which are present in parent class, which is job and pay bill. So here you can see child can access job and pay bill. Also this parent has extended grandparent। तो इसका मतलब पेरेंट ने किसको एक्सटेंड किया, ग्रैंड पेरेंट को। तो जो ग्रैंड पेरेंट की भी प्रॉपर्टीज है वो हमारा चाइल्ड भी देख सकता है यहाँ पे, विलेज एंड फार्म हाउस। ओके, लेट्स सपोज पेरेंट डज नॉट एक्सटेंडेड ग्रैंड पेरेंट, तो जैसे हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, यहाँ पे चाइल्ड को सिर्फ पेरेंट तक की विजिबिलिटी मिलेगी, उसे ग्रैंड पेरेंट की कोई भी चीज एक्सेस नहीं होगी। सेम लॉजिक गोज विथ ऑल दीज क्लासेस। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। ठीक है,
यहाँ पे और एक चीज कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्टर विच इज अ मेथड, स्पेशल मेथड विच इज हैविंग सेम नेम एज योर क्लास नेम। तो ये पब्लिक हमने एक्सेस प्रोवाइडर दे दिया, और चाइल्ड क्लास है तो चाइल्ड के नाम से सेम मेथड डिफाइन की। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, तो यहाँ पे हमने कुछ void int कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं दिया है। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज आवर कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा? कंस्ट्रक्टर as soon as object of that class is created, constructor will get initialize। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, चाइल्ड से इक्वल टू न्यू चाइल्ड, तो ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर देगा। तो यहाँ से सीधा हमारा एग्जीक्यूशन चले जाएगा, इफ माई क्लास इज हैविंग कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, तो मेरा यहाँ से एग्जीक्यूशन चले जाएगा दिस वाली लाइन पे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे सुपर कीवर्ड हमने यूज किया है, सुपर कीवर्ड्स रिप्रेजेंट यू आर पासिंग एंड यू आर इनिशियलाइजिंग मेथड वैल्यूज इन योर पेरेंट कंस्ट्रक्टर। तो जैसे यहाँ पे सुपर कीवर्ड हमने इनिशियलाइज किया है, तो दिस विल टेक माय एग्जीक्यूशन टू माय पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास में कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया होगा। तो यहाँ पे सुपर में हमने इंटीजर वैल्यू पास किए, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे हमने दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए। अनदर सेम कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच हैज सेम नेम एज योर क्लास नेम, बट इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये हो गया हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सुपर में इंटीजर वैल्यू 5 पास की है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इट विल कॉल अवर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन अवर पेरेंट क्लास, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, हमारा एग्जीक्यूशन चले जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी सबसे पहले, फिर उसके बाद अगेन आवर एग्जीक्यूशन विल कम टू दिस पॉइंट, लाइन नंबर 8, देन सो ऑन। ये कंस्ट्रक्टर खत्म होने के बाद देन वी विल मूव टू आवर मेथड्स विच वी कॉल्ड इन आवर मेन मेथड। ओके, तो फिर यहाँ पे हम सी डॉट स्कूल में जाएंगे, तो ये स्कूल मेथड मुझे यहाँ पे लेके आएगी। तो इस तरीके से पूरा चेनिंग होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं सुपर कीवर्ड लिख देता हूँ, तो अगेन दिस विल आस्क मी टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर इन माय पेरेंट क्लास। सो लेट्स सी, जैसे मैं यहाँ पे मैंने अगर सुपर कीवर्ड लिख दिया, सुपर, ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया, तो ये मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे लेके जाएगा ग्रैंड पेरेंट में। इफ देर इज नो कंस्ट्रक्टर देन नथिंग विल हैपन, बट मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ, पब्लिक ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, आई एम इन कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एग्जीक्यूशन पहुंच जाएगा इस नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे सुपर कीवर्ड दिया, मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में आ जाएगा, ठीक है। रन करके देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल, समझ में आएगा, क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाली स्टेप पे आ गए, तो यहाँ पे चाइल्ड सी, दिस विल टेक मी टू दिस कंस्ट्रक्टर, लाइन नंबर 7, स्टेप और गया, देखो ये आ गया मेरा लाइन नंबर 7। यहाँ पे इसने सुपर को देखा, सुपर ने वैल्यूज और वेरिएबल जो भी था उसको ऊपर भेजा, ऊपर यानी कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पे आ गए हम पेरेंट में, और पेरेंट में यहाँ पे इंटीजर पास किया था, तो ऑटोमेटिकली इट विल फॉल इन अवर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो जैसे स्टेप और किया, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इसने सुपर कीवर्ड रीड किया, सो दिस विल टेक माय एग्जीक्यूशन टू माय दिस ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर। कैसे? सुपर विल सेंड और इनिशियलाइज वैल्यू टू आवर पेरेंट, तो इस पेरेंट के लिए उसका पेरेंट कौन सा हुआ? ग्रैंड पेरेंट हुआ। तो ये सुपर ने वैल्यूज को भेजा एग्जीक्यूशन को ऊपर, ऊपर यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट स्टेप गया,
मेरा एग्जीक्यूशन आ गया यहाँ पे। तो फर्स्ट मेरा ये एग्जीक्यूट हुआ, आई एम इन ग्रैंड पेरेंट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद मेरा एग्जीक्यूशन अगेन, माई एग्जीक्यूशन विल कम टू दिस प्लेस। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हम सुपर कीवर्ड से हमारा एग्जीक्यूशन ऐसे जा गया पेरेंट में, पेरेंट ने भेजा ग्रैंड पेरेंट में, फिर यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्टर में चीज लिखी हुई थी वो एग्जीक्यूट हो गई, फिर से हम आ गए पेरेंट के अंदर, फिर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में जो भी लिखा होता वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर से हम आ गए चाइल्ड के अंदर। इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा ऊपर नीचे। तो जैसे लैडर हम क्लाइम करते हैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर, तो उसी तरीके से लैडर के अकॉर्डिंगली हम स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते हैं। तो लैडर एक एग्जांपल ध्यान में रखना, ठीक है। तो आ गए हम, देखो पेरेंट में फिर से जैसे पेरेंट का एग्जीक्यूट हुआ, देखो पेरेंट वाली लाइन आ गई, फिर हम फिर से आ गए चाइल्ड वाले कंस्ट्रक्टर में, यानी कि लाइन नंबर 8 पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्कआउट होगा, इसको बोलेंगे हम इनहेरिटेंस, ठीक है। और दिस इज ए एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस अलोंग विथ योर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया। सो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दैट इज ओवरलोडिंग एज वेल एज ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब होता है you define two methods with the two or multiple methods, two and many method, two or multiple यानी कि एक से ज्यादा, ठीक है, method with the same name but different parameters in it. Okay, so defining multiple methods with the same name but different parameters, it's called as ओवरलोडिंग। एंड ओवरलोडिंग हम एक ही क्लास में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। टू अचीव ओवरलोडिंग वी कैन यूज ओनली वन सिंगल क्लास, ठीक है। ओवरलोडिंग को ही अंदर टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है स्टैटिक स्टैटिक बॉन्डिंग, ठीक है, स्टैटिक बॉन्डिंग। ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टैटिक बाइंडिंग भी बोला जाता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, हमने लिया है, दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक ओवरलोडिंग एग्जांपल का क्लास क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मेथड्स को देखो, तो यहाँ पे एक मेथड क्रिएट की हमने एरिया मेथड, ठीक है। सिमिलरली दूसरी मेथड क्रिएट की हमने जिसको नाम दिया एरिया मेथड, ठीक है। सो बोथ मेथड्स आर स्टैटिक, ऑल्सो स्टैटिक मेथड कैन बी ओवरलोडेड। तो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कैन स्टैटिक मेथड कैन बी ओवरलोडेड, तो इसका आंसर है यस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो दो मेथड क्रिएट की और दोनों में हमने क्या किया, नेम सेम रखा है बट डिफरेंट पैरामीटर पास किया है, ठीक है। तो दो स्टैटिक मेथड है एज वेल एज एक नॉन स्टैटिक मेथड है। तो डिफरेंस कैसे होगा और कॉल कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये तीन मेथड है with the same name but different parameter. This is no parameter, there are two parameters and there is one parameter, ठीक है। तो तीनों में काउंट अलग है और मेथड का नाम सेम है। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेथड क्लास का, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम जैसे ही कॉल करेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन पैरामीटर्स विच वी आर पासिंग इन इट, उसके अकॉर्डिंगली वो मेथड के अंदर एग्जीक्यूशन करने चले जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही कंपाइल कर रहे हैं हम प्रोग्राम को, तो यहाँ पे हमने ये स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड का मतलब क्या होता है, स्टैटिक डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कॉल दैट मेथड। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये एरिया नाम से हमने इस मेथड को कॉल किया, एज वेल एज ये भी स्टैटिक है, तो यहाँ पे हमने एरिया नाम से इसको कॉल किया। बट यहाँ पे देखो देयर इज नो पैरामीटर, तो हमने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया। यहाँ पे दो पैरामीटर हमें जरूरत है, तो यहाँ पे हमने दो इंटीजर पास कर लिए, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉल होगी मेथड और जैसे ही ये प्रोग्राम कंपाइल होगा सबसे पहले, तो यहाँ पे जावा विल डिसाइड कि मुझे कौन से वक्त पे कौन से मेथड में जाना है। तो whenever this method is called, it is known that I have to go to this method which don't have any parameter। तो ऑटोमेटिकली मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे चले जाएगा। सिमिलरली जब ये मेथड कॉल होगी जहाँ पे दो पैरामीटर्स में कॉल पास कर रहा हूँ, तो ये मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे लेके जाएगा जहाँ पे मेथड्स के अंदर दो पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये डिफाइन कैसे हुआ, जैसी कंपाइल टाइम पे मैंने देखा, जावा ने देखा कि दो मेथड है
और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर है, तो कंपाइल टाइम पे ही उसने डिफाइन कर लिया कि मुझे कौन से वक्त कौन सी मेथड में जाना है। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये स्टैटिक वाली मेथड थी, तो ये स्टैटिक वाली मेथड यहाँ पे ओवरलोड हो गई। सिमिलरली ये थी नॉन स्टैटिक मेथड। सो नॉन स्टैटिक मेथड का मतलब क्या हुआ, वी नीड ऑब्जेक्ट टू कॉल दिस मेथड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया था क्लास का, तो उसको लेके हमने इस मेथड को कॉल किया। तो जैसे ही हम ओ डॉट एरिया इसको कॉल करेंगे, it will understood I am passing only one variable, one parameter in it, तो automatically मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे चले जाएगा। ओके, सो इंटरव्यू क्वेश्चन वन, can static method overloaded? So answer is yes, static method can be overloaded। तो जैसे हमने मेथड को ओवरलोड किया, सो ऑल्सो वी कैन से कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच डज नॉट हैव any return type। okay, so constructor is also method which does not have any return type। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखो ये क्लास का नाम है ओवरलोडिंग एग्जांपल। तो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया विच इज नॉर्मल नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सिमिलरली हमने सेम कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है से विद द सेम नेम, बट दिस टाइम विद द पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग पैरामीटर हमने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेम लॉजिक हो गया ओवरलोडिंग का, मेथड हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ये कब अचीव कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखो जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो न्यू क्लास का नाम है। ठीक है, बट दिस टाइम वी आर पासिंग नथिंग इन द ब्रैकेट, तो यहाँ पे हम कुछ भी पास नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस विल बी ट्रीटेड एज अवर नॉन पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और जब नॉन पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो मेरा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन कहाँ पे जाएगा, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है विद द नेम O1। ठीक है, और यहाँ पे मैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ क्लास का, तो यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम पासिंग पैरामीटर। तो सिमिलरली जैसे ही यहाँ पे उसको पैरामीटर मिलेगा, सो दिस विल कंक्लूड, दिस विल कॉल माय पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे चला जाएगा। अगेन जब मेरा प्रोग्राम कंपाइल होगा, उसी टाइम पे डिफाइन कर लेगा कि मुझे पैरामीटराइज में जाना है या नॉन पैरामीटराइज में। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं दिया, दिस विल गो इनटू दिस मेथड इफ आई हैव पास समथिंग इन इट। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाली स्टेप है, तो ये मेरा जाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म विच इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग में क्या होगा, ओवरराइडिंग मीन्स ऑलरेडी जो पेरेंट में मेथड हमने डिफाइन की है, उसे हम अगेन चाइल्ड क्लास में रीराइट कर रहे हैं। वी आर ओवरराइटिंग मेथड विच इज रिटर्न ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर पेरेंट क्लास। तो ये हम कब करते हैं, जब हमें हमारे अकॉर्डिंगली बिना नेम चेंज किए हमें इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। तो टेक्निकल डेफिनेशन हम देखते हैं। ओवरराइडिंग मीन्स, method overriding means providing specific implementation of method in a subclass that is already defined in your superclass। Superclass means your parent class। तो यहाँ पे रूल क्या है, both name as well as parameter should be same in child as well as in parent। तो यहाँ पे देखो ये home नाम से method है with no parameter। Again I have redefined this method in my child class with the same name with no parameter। Similarly यहाँ पे नो होम मेथड है, यहाँ पे होम मेथड है विथ पैरामीटर, और यहाँ पे मैंने होम मेथड सेम डिफाइन की है चाइल्ड क्लास में, बट दिस टाइम दिस मेथड इज स्टैटिक। तो स्टैटिक मेथड कैन बी ओवरलोडेड और नॉट, स्टैटिक मेथड कैन बी ओवररिडन और नॉट, यानी कि स्टैटिक मेथड ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवरलोड तो होता है, ओवरलोड तो होता है हमने देखा, बट ओवरराइड होता है क्या, तो ये इसका आंसर है नहीं। वो क्यों नहीं होता है वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये देखो ये एक मेथड हो गई और ये कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, ये चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर होम मेथड हमने ओवरराइड कर ली। ठीक है, अभी
देखते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ चाइल्ड का, अभी टू अचीव दिस ओवरराइडिंग यू हैव टू यूज एक्सटेंड, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड ऐसे चेनिंग बनानी पड़ेगी, यानी कि एक्सटेंड कीवर्ड्स हमेशा आपको, मतलब दैट इज मैंडेटरी टू अचीव दिस ओवरराइडिंग थिंग। ओके, तो child is extending my parent, ठीक है, so whatever method which is present in parent I am rewriting in my child class, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास का, ठीक है, यानी कि चाइल्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे मैं जैसे ही सी डॉट होम मेथड को कॉल कर रहा हूँ, सो माई एग्जीक्यूशन विल गो टू माई दिस चाइल्ड मेथड, माई एग्जीक्यूशन विल गो टू माई दिस चाइल्ड मेथड, ठीक है। तो और जैसे मैं यहाँ पे होम ऑटोमेशन मैंने यहाँ पे कॉल किया, ओके, जैसे कि मैंने होम मेथड विच इज माय स्टैटिक मेथड विच इज इनसाइड माय दिस चाइल्ड क्लास, माय एग्जीक्यूशन विल गो इन माय चाइल्ड क्लास होम मेथड, ओके, दिस इज माय चाइल्ड, ओके। अभी जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें प्रॉपर हो रही कि नहीं, और मेरा एग्जीक्यूशन मुझे पेरेंट में भेजना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया क्लियर। तो जैसे ही सी डॉट मैं होम कॉल करता हूँ तो मेरा एग्जीक्यूशन आएगा इस पॉइंट पे, जैसे ही होम और ब्रैकेट में मैंने एक मेथड कॉल की है, स्टैटिक मेथड डिफाइन की है, ठीक है, विच डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कॉल दिस मेथड, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, माई एग्जीक्यूशन विल कम टू दिस प्लेस, ठीक है। तो इस मेथड को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली आई हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पेरेंट क्लास। तो जैसे मैं यहाँ पे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पे p डॉट होम बोलूंगा, जैसे मैं यहाँ पे p डॉट होम बोलूंगा तभी जाके मेरा इस पेरेंट के होम मेथड के अंदर मेरा एग्जीक्यूशन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्सप्लिसिटली पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे होम सिलेनियम ऐसा जब कॉल कर रहा हूँ तो क्या होगा, डज माई दिस मेथड विल एग्जीक्यूट और माई दिस मेथड विल गेट एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन माई दिस मेथड विल गेट एग्जीक्यूट। कैसे, क्योंकि हमने क्या किया है, स्टैटिक मेथड डिफाइन किया एंड स्टैटिक methods are bound to that particular class, ओके। तो यहाँ पे जिस क्लास में प्रेजेंट है उसी क्लास में वो देखने जाता है, ठीक है। तो अगेन दिस विल कॉल माय दिस मेथड ओनली, ठीक है। यहाँ तक एग्जीक्यूशन देखते हैं और समझते हैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सेव किया, रन करता हूँ इसे, डिबग मोड पे रन किया, यहाँ पे आया, जैसे ही चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, बट बाय डिफॉल्ट ये मेरे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा। देखो आया ये पेरेंट के कंस्ट्रक्टर से वैल्यू लेके, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, सी डॉट होम, तो यहाँ पे मैंने सी डॉट होम जैसे मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे जाके इसने चाइल्ड लिव्स इन पेरेंट हाउस, तो ये चीज़ मुझे प्रिंट करके दी, दिखाते हैं कंसोल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चाइल्ड लिव्स इन पेरेंट हाउस, तो ये चीज़ मेरे यहाँ पे एग्जीक्यूट, जैसे मैं सी होम ऑटोमेशन यानी कि स्टैटिक मेथड है तो मैं डायरेक्टली मेथड का नाम कॉल कर रहा हूँ, तो मेरा एग्जीक्यूशन पहुंच जाएगा इस वाले लाइन पे, यहाँ पे आया और इसने ऑटोमेशन यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप, मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एंड नाउ आई एम कॉलिंग p डॉट होम, p डॉट होम, तो मेरा एग्जीक्यूशन पहुंच जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ गया p डॉट होम, तो मेरा यहाँ पे पेरेंट हैव हाउस, तो यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अगेन मैं जैसे ही यहाँ पे होम में कॉल करता हूँ, ठीक है, होम मेथड को कॉल करता हूँ, तो ये क्या है, स्टैटिक, ठीक है। तो ये क्या है, मेथड स्टैटिक मेथड है, सेम मेथड पेरेंट में भी प्रेजेंट है बट चाइल्ड में भी प्रेजेंट है, बट जब भी मैं स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश करूंगा तो वो ओवरराइड होगा नहीं। अभी देखो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरा एग्जीक्यूशन विल अगेन गो टू माय होम मेथड विच इज प्रेजेंट इनसाइड माय चाइल्ड मेथड। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे गया ही नहीं, पेरेंट वाले स्टैटिक मेथड में गया ही नहीं। Why? Because this is static and static
methods are bounded to that class only. तो static methods are bounded to that particular class only. Hence we cannot override static methods. Hence we cannot override static methods. तो जितने बार भी आप ऐसे लिखोगे तो अगेन एंड अगेन यहाँ पे एग्जीक्यूशन हमारा यही पे जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एग्जीक्यूशन को कैसे लेके जाए, इस वाले मेथड के अंदर, इस वाले पेरेंट की स्टैटिक मेथड के अंदर एग्जीक्यूशन को कैसे लेके जाए। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन को लेके जाने के लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास एंड रेफरिंग इट टू पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल, मतलब हम पेरेंट को ही रेफर कर रहे हैं, बट नाउ वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड एंड रेफरिंग इट टू पेरेंट, ठीक है। सिमिलरली विल टेक दिस पार्ट लेटर, बट यहाँ पे मुझे अगर एग्जीक्यूशन को लेके जाना है तो कैसे लेके जाओगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, पी जो पेरेंट है उसने होम को कॉल किया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पी डॉट होम, ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे ओवरराइडिंग स्टैटिक, ठीक है। जस्ट आई हैव डिफाइन दिस, ओके। अभी देखते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक जस्ट ऐड कर लिया p डॉट होम, यानी कि हमें स्पेसिफिकली पेरेंट वाले स्टैटिक मेथड में जाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, p डॉट होम, और यहाँ पे ओवरराइडिंग स्टैटिक, जस्ट रैंडम स्ट्रिंग हमने यहाँ पे पास ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये देखो, तो यहाँ पे जैसे ये मेथड कॉल होगी, ठीक है, p डॉट होम, तो यहाँ पे उसको पता है कि मुझे पेरेंट क्लास के अंदर होम मेथड के अंदर जाना है जिसमें पैरामीटर जा रहा है ओवरराइडिंग। so this will take me to this method. So this is how you can travel in the different methods in the parent and the child, ठीक है। but overriding static method की नहीं होगी, ठीक है, because every time whenever you call static method, because static method does not require object to call that method, तो हर बार ये क्या करेगा, क्लास वाली ही मेथड में जाएगा, तो क्लास मेथड में ही जाएगा ये, because static methods are bounded to that particular class, ठीक है। तो ओवरराइडिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी, वो हर बार यहीं पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पार्ट, तो कैन नॉट ओवरराइड, यू कंस्ट्रक्टर कैन नॉट ओवरराइड, प्राइवेट मेथड्स को ओवरराइड नहीं कर सकते, फाइनल मेथड्स को ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। और छोटा सा समरी यहाँ पे, लोकेशन विद इन अ सेम क्लास, ओवरलोडिंग को हम सेम ही क्लास में अचीव कर सकते हैं, ओवरराइडिंग के लिए हमें डिफरेंट क्लास और इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ती है। पैरामीटर्स मस्ट बी डिफरेंट, पैरामीटर मस्ट बी सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप कैन बी डिफरेंट, मस्ट बी सेम, यानी कि रिटर्न टाइप भी मेथड्स का दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म टाइप ये होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग जैसे हमने देखा था, कंपाइल के टाइम में ही वो डिफाइन कर लेता है कि मुझे कौन सी मेथड में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रन करते वक्त ये डिफाइन कर रहा है कि मुझे कौन सी मेथड में जाना है, ठीक है। तो जैसे हम रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये रन हो रहा है, तब मुझे पता चल रहा है कि मुझे कौन से मेथड में जाना है, यानी कि यहाँ पे पेरेंट्स को मैंने अलग से कॉल किया, पेरेंट्स को कॉल किया, ठीक है। तो जब ये पेरेंट्स डिफरेंस हो गए तभी मैं डिफरेंट मेथड में जा पा रहा हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तब मुझे डिफाइन हो रहा है कि मुझे कौन से मेथड में जाना है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, तो इसीलिए इसको बोला जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। स्टैटिक फाइनल मेथड ओवरलोडिंग में अलाउ होता है, ओवरराइडिंग में अलाउ नहीं होता, ठीक है। We need two different classes to achieve overriding. Method name should be same as well as parameters should be same. ठीक है, ये होता है overloading and overriding. Let's continue with the final two topics, that is abstraction and interface, ठीक है। तो abstraction is a concept of hiding your complex implementation and showing only the feature essential part, ठीक है। तो abstraction का मतलब होता है डेटा को, यानी कि डेटा को हाइड करना, मेथड को हाइड करना, और जो रिक्वायर्ड है उसी चीज को हमें डिफाइन करना। एब्स्ट्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज partial level abstraction,
because in abstract class we can write concrete method as well। ठीक है, concrete method यानी कि method जिसका body present हो। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे लिखोगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का? तो इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लिखेंगे सब क्लास के अंदर यानी कि चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्जांपल। तो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे डिफाइन करोगे? एक क्लास क्रिएट करेंगे, उसके पीछे हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो पब्लिक विच इज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट वी हैव टू ऐड क्लास एंड क्लास का नाम। तो बाय डिफाइनिंग दिस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड दिस क्लास बिकम एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का मतलब यहाँ पे हमें मेथड्स डिफाइन करनी है विच डज नॉट हैव एनी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन मेथड्स डिफाइन कर लिए, पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट, नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे एज वेल एज हमने एक कॉन्क्रीट मेथड भी डिफाइन की। कॉन्क्रीट मेथड मीन्स विच मेथड विच हैव बॉडी। यहाँ पे इस तरीके से एक एड्रेस वाली मेथड बनाई जहाँ पे हमने डिफाइन किया बॉडी। तो जब भी हमारा ये पेरेंट ये क्लास कोई भी एक्सटेंड करेगा, ठीक है, कोई भी चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करेगा, देन दैट टाइम इट विल आस्क टू इम्प्लीमेंट दीज मेथड्स। तो यहाँ पे इसको कमेंट आउट करके दिखाता हूँ, इसको कमेंट किया हमने। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे दिस कोड इज नॉट नाउ विजिबल, ठीक है, टाइम बिंग। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम से एक नॉर्मल क्लास बनाया एंड आई एम एक्सटेंडिंग दिस टू माय एब्स्ट्रैक्ट क्लास विच इज माय दिस, यहाँ पे इमीडिएटली मुझे यहाँ पे एरर आ गया कि ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड्स डिफाइन है उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखो। तो जैसे ही यहाँ पे मैं उसको ऐड कर लूँगा देन इट विल गिव मी दिस मेथड बॉडीज। तो यहाँ पे अंदर में आपको जो आपको इम्प्लीमेंटेशन लिखना है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फाइनल कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे अगर फाइनल कीवर्ड है इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे द एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन ऐप प्रोटेक्टेड, यहाँ पे ईमेल में रिमूव फाइनल modifier or abstract cannot override the final method from the abstract class। तो यहाँ पे final method आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, whereas if you implement this method here and here you can add name। तो यहाँ पे आप नहीं दे सकते हो बट यहाँ पे अगर आप फाइनल दोगे तो दैट विल अलाउ। ठीक है, सो इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू कैन नॉट गिव फाइनल कीवर्ड हियर by default but here you can। ओके, इसको रन करेंगे तो जैसे ही ये रन होगा हमारा एग्जीक्यूशन आएगा हमारे ऑब्जेक्ट वाले लाइन पे। जैसे ही ये आर डॉट नेम यानी कि जो भी मेथड आप कॉल करोगे एग्जीक्यूशन विल गो टू दैट पर्टिकुलर मेथड। सो दिस इज हाउ एब्स्ट्रैक्शन वर्क्स। मेन थिंग इज जो भी क्लास आप डिफाइन करोगे उसके पीछे एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर आपको बनाना होगा तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने देना है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन्स नॉर्मल मेथड एज वेल एज। ठीक है, तो सिमिलरली जब हम इंटरफेस के बारे में बात करेंगे तो इंटरफेस विल डज नॉट अलाउ दिस कॉन्क्रीट मेथड, दिस सॉलिड मेथड इंटरफेस डज नॉट अलाउ। ठीक है, तो वो देखते हैं। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इंटरफेस। तो यहाँ पे इंटरफेस की कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। क्या होता है इंटरफेस? ठीक है, इंटरफेस को पहली चीज इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसको एक रियल टाइम सिनेरियो से हम एक देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। दिस इज योर ग्रैंड पेरेंट, दिस इज योर पेरेंट, दिस इज योर चाइल्ड, दिस इज यू चाइल्ड। ओके, तो ये है ग्रैंड पेरेंट, ये पेरेंट और ये चाइल्ड। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट है वैसे
आपके पेरेंट के सिबलिंग्स भी होंगे, ठीक है, भाई भी होंगे, तो उन्हें हम नाम देंगे अंकल वन, अंकल टू। तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा फैमिली में, जैसे हमारे होते आता है, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट ने सभी अपने चाइल्ड में प्रॉपर्टी को बांट दिया, यानी कि आपके पेरेंट्स को मिला, आपके अंकल को मिला, और आपके अंकल, दोनों अंकल को मिल गया, ठीक है। तो ये अंकल वन, अंकल टू। तो ये ग्रैंड पेरेंट प्रॉपर्टी बांट रहा है, यानी कि ईच parent and your uncle, yeah, that is your uncle and parent extending the grandparent class, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रैंड पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टी थी वो आपके अंकल को भी मिल रही है, पेरेंट को मिल रही है, अंकल टू को भी मिल रही है, ठीक है। जैसे आप आपके पेरेंट के चाइल्ड हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपके पेरेंट आपको प्रॉपर्टी देंगे सिंपल लेमन लैंग्वेज में, तो आपने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया, चाइल्ड ने क्या किया, एक्सटेंड किया पेरेंट को, ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉपर्टी थी पेरेंट की दिखने विजिबल हो गई, एज वेल एज ग्रैंड पेरेंट की भी विजिबल हो गई, ठीक है। बट यहाँ पे आप बन गए हो लालची, तो चाइल्ड बन गया है लालची, उसको आपके अंकल की भी प्रॉपर्टी चाहिए और इस वाले अंकल की भी प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। तो पेरेंट का हमारे चाइल्ड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, बट अंकल का चाइल्ड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है क्या, नहीं। तो इस केस में अगर आपको अंकल से प्रॉपर्टी को लाना है, तो अंकल क्या बोलेंगे, मैं तुम्हें सिर्फ ब्लूप्रिंट दूंगा, तुम्हें जाके जो भी मेहनत करना है तुम खुद से कर लो, ठीक है। तो अंकल ने क्या बोला, आई विल गिव यू ब्लूप्रिंट एंड वट एवर एफर्ट्स यू वॉन्ट टू पुट, यू हैव टू पुट। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अंकल से प्रॉपर्टी को लेके आ गए। सो दिस टेकिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम योर अंकल, दैट इज फ्रॉम मल्टीपल, पेरेंट नहीं बोल सकते, बट पेरेंट के लेवल पे जो क्लास है उनसे अगर आपको प्रॉपर्टी लेके आना है, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। तो कैसे लेके आओगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जो मैंने समझा है। तो ग्रैंड पेरेंट है क्लास, तो ग्रैंड पेरेंट के पास दो प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस और विलेज, ठीक है। तो यहाँ पे दो अंकल है हमारे, ठीक है, तो अंकल वन एंड अंकल टू, ठीक है। तो अंकल टू और अंकल वन, इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो अंकल टू को हमने इंटरफेस बनाया, तो अंकल टू को इंटरफेस बनाया, इंटरफेस मस्ट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन इट, ओके। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे दिया अंकल को हमने, तो यहाँ पे दो मेथड्स क्रिएट किए, मेथड थ्री एंड मेथड फोर। सिमिलरली हमने क्या किया, अंकल वन क्रिएट किया, ठीक है। अंकल वन को हमने क्या किया, सेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर दी, मेथड वन एंड मेथड टू। आफ्टर जावा 8 ऑनवर्ड्स, यहाँ पे इंटरफेस के अंदर आप डिफॉल्ट स्टैटिक एंड प्राइवेट मेथड भी इंक्लूड कर सकते हो। बिफोर जावा 8 ये पॉसिबल नहीं था, इंटरफेस ओनली शुड हैव दिस ब्लूप्रिंट ओनली, दिस कॉन्क्रीट मेथड इज नॉट अलाउड बिफोर जावा 8, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले था, अभी अपडेट हो गया जावा, तो यहाँ पे हम कॉन्क्रीट मेथड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ ब्लूप्रिंट क्रिएट करना है, ठीक है। और ये हो गया आपका पेरेंट, तो पेरेंट ने किसको एक्सटेंड किया है, ग्रैंड पेरेंट को। तो पेरेंट के पास ग्रैंड पेरेंट की भी प्रॉपर्टी आएगी, एज वेल एज ये पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे हमें दिख रही है, यानी कि पेरेंट जॉब कर रहे थे और पे भी बिल भी पे कर रहे थे, ठीक है। तो सब गेम चालू होगा यहाँ पे हमारे इस वाले क्लास में, चाइल्ड क्लास में, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे चाइल्ड क्लास एक्सटेंड पेरेंट, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, पेरेंट की डायरेक्टली प्रॉपर्टीज मिल गई, ठीक है। तो पेरेंट की डायरेक्टली प्रॉपर्टीज कौन सी थी, यानी कि जॉब और पे बिल, उनका एक्सेस मुझे यहाँ पे मिल गया, जॉब एंड प्ले बिल, पे बिल, ठीक है। यहाँ पे दो बार प्ले लिख दिया, सी डॉट पे बिल, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। तो जैसा मैंने बोला, चाइल्ड को क्या किया, अंकल ने ब्लूप्रिंट दिया और बोला बाकी का तू मेथड मेहनत तू करना, ठीक है। तो उस लाइन का मतलब क्या हुआ, इम्प्लीमेंट्स अंकल, अंकल के क्लास, यानी कि जो अंकल का नाम है वो, उसको इम्प्लीमेंट करो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अंकल वन करता हूँ और कॉमा अंकल टू, जैसे मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स
अंकल 1, 2 कर दिया, मेरे जो भी अंकल के पास मेथड्स थी वो मैंने यहाँ पे ओवरराइड कर ली, यानी कि इम्प्लीमेंट्स करने के लिए मुझे यहाँ पे बता दिया जावा ने, तो मैंने उनकी मेथड्स को यहाँ पे यूज कर लिया, विच इज द सेम मीनिंग जो मैंने बोला। अंकल ने क्या दिया आपको, ब्लूप्रिंट दिया, और उसके ऊपर जो भी मेहनत आपको करनी थी वो आप यहाँ पे खुद से मेहनत कर रहे हो उस चीज के ऊपर। सो दिस इज हाउ इंटरफेसेस वर्क। तो एक चीज याद में रखनी है, child can extend one class, ओके वन क्लास, बट कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। तो यहाँ पे जितने भी आपके अंकल होंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम कॉमा सेपरेटेड उनको लिख सकते हैं, एंड दीज इंटरफेसेस मेथड विच वी कैन इम्प्लीमेंट हियर। तो जो भी उनके पास मेथड होगी ब्लूप्रिंट के अंदर, वो मेथड को हम यहाँ पे लिख के हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे हमने मेथड लिख दिया, तो बट ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे उनका एक्सेस मिल गया, एंड वी कैन एक्सेस दैट मेथड्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ आवर इंटरफेस इज वर्कड। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंटरफेस इज नथिंग बट hiding your entire implementation and implementing that interface in our child class। ठीक है,